बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। फ़िज़िक्स 101 की फ़ाइनल टर्म प्रिपरेशन की जो सीरीज़ है उसमें आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर चौधरी शहजाद साहिल, टीचर, सर्टिफाइड मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर। तो आज की वीडियो से बच्चे हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 23 से ऑनवर्ड जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं उन सबको हम इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लेक्चर नंबर 23 पार्ट नंबर 1, ठीक है। क्योंकि आपके लेक्चर्स में कुछ बातें बच्चे आपको स्टार्ट में ही क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि आपके जो वीयू के लेक्चर्स हैं ना वो लेक्चर्स की ड्यूरेशन 45 मिनट्स है और उनकी जो वीडियो क्वालिटी है वो भी कुछ इतनी अच्छी नहीं है। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, उन्होंने वाइट बोर्ड पर नहीं पढ़ाया, ठीक है। डिजिटली जो है वो पढ़ाया हुआ और बच्चों को वहाँ पे समझ नहीं आती। तो इस मकसद के लिए जो है मैंने ये स्टार्ट किया है। दूसरी बात कि जो यूट्यूब पर और दूसरे लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं उनमें भी कोई ख़ास जो है ना वो कॉन्सेप्ट्स नहीं दिए गए, ठीक है। सिर्फ ऐसे ही जो है वो आपका सिर्फ आप ये कह लें कि फॉर्मेलिटी जो है वो पूरी की हुई है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो वीयू के नोट्स हैं वो नोट्स भी प्रॉपर नहीं है, उनमें सिर्फ उन्होंने की पॉइंट्स दिए हुए हैं, सिर्फ जो है वो मतलब कि एक आइडिया सा दे दिया उसका टॉपिक का, कंप्लीट डिटेल जो है वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो अब मैं आपको 2-3 बातें जो है वो बताना चाहूँगा। एक तो हम इसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए हमारा थोड़ा लेक्चर जो है वो लेंथी होगा, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें सारा कुछ मैं लिखूँगा, बताऊँगा, समझाऊँगा। उसके बाद भी आपको मैं इन तमाम लेक्चर्स के जितने भी आपके लेक्चर्स हैं 23 से ऑनवर्ड 45 तक, ठीक है, उन सब लेक्चर्स के मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड करने हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको वो नोट्स भी मिल जाएं तो डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दिया गया एक व्हाट्सएप ग्रुप का जिसका नाम होगा फिजिक्स 101 बाय CH शहजाद साहिल। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। मैं वहाँ पे आपको तमाम टॉपिक्स की PDF फाइल जो है वो सेंड करता रहूँगा, आप उनको देख के जो है वो अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करता। ये छोटी सी तमहीद बांधना जो है वो ज़रूरी था, वो मैंने बांध दी है। अब हम डिस्कस करते हैं जो आपका पहला पॉइंट है, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर मैंने टोटल 1, 2, 3 जो मेन 3 पॉइंट्स है उसको डिस्कस करना है। और पहला पॉइंट सिर्फ एक जो है वो आइडिया, एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा पॉइंट भी एक छोटा सा आइडिया और कॉन्सेप्ट है। जो तीसरा पॉइंट है वो आपका एक प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन है और उसको मैंने डिटेल में यहाँ पे एक्सप्रेस किया हुआ है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को उन्होंने बताया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, अगर आपने किसी भी चीज की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, लेट्स सपोज आपके पास एक लाइन है, ठीक है, उस पूरी लाइन के ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए, आपने उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, इस पूरी लाइन को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करेंगे और हर एक पैच की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E1 होगी, दूसरे पैच के लिए हमारे पास जो है वो E2 होगी एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है, वो बेसिकली उसको हम पैचेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पैच के लिए डेल्टा E1, सेकंड पैच के लिए डेल्टा E2, थर्ड के लिए डेल्टा E3 एंड सो ऑन, लास्ट पैच डेल्टा N तक जो है वो डेल्टा EN तक जो है वो जाएगा, ठीक हो गया। और उसके बाद अगर आप इसको समीशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसको समीशन की फॉर्म में डेल्टा EI यानी कि इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट करेंगे और फाइनल तक जो है वो जाएगी। तो इसको समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कि हमारे पास जो है वो इनिशियल I से स्टार्ट हो रही है और फाइनल N तक जो है वो जा रही है, इनिशियल से फाइनल मैक्सिमम तक जो है ये जाएगी। ये तो इसके हो गए हमारे पास कि किस तरह से आप पैचेस में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। दूसरी बात कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसको हम उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। कंपोनेंट्स आपने पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर, फिजिक्स फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है। और इसी तरह आपने चैप्टर नंबर 4 9th क्लास की जो फिजिक्स है उसके अंदर भी आपने पढ़ा होगा एक टॉपिक, रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स। मैं आपको एक चीज़ और सजेस्ट कर दूं बच्चे, अपनी फर्स्ट ईयर और 9th 10th की जो फिजिक्स है, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, यानी कि मैट्रिक और FSC की अगर आपको फिजिक्स अच्छी तरह से आती है ना तो ये कुछ भी नहीं है, ये सारी बातें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। मसला ये होता है कि बच्चे जो है वो पिछले टॉपिक्स सही तरह से कवर करके नहीं आते, यहाँ पे आके फिर उनको मुश्किल होती है, ठीक है। माना कि इसमें थोड़ी डिटेल ज्यादा है लेकिन इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वही 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से ही आएंगे। तो वो कंपोनेंट्स अगर मैं कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना चाहूँ तो E हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है तो उसके 3 कंपोनेंट्स बन सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 में आपने देखा था EXI कैप, EY J कैप और EZ K कैप। I कैप, J कैप, K कैप जो है वो X, Y और Z के यूनिट वेक्टर्स होते हैं रिस्पेक्टिवली, बिलतरतीब, ठीक हो गया जी। अच्छा, पहला टॉपिक तो ये सिंपल सा था। अच्छा, एक चीज मैं अभी बता दूं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बेसिकली होती क्या है। ये होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, कि एक यूनिट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो कहलाती है। बेसिकली ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है, ठीक है।
ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इसके ऊपर एरो हेड लगा रहा हूं। अच्छा जी, अब हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है चार्ज डेंसिटीज। चार्ज डेंसिटीज बच्चे तीन तरह की होंगी, यहाँ पे आपको तीन तरह की चार्ज डेंसिटीज पढ़ाई जाएंगी। नंबर 1 लीनियर चार्ज डेंसिटी, नंबर 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड नंबर 3 इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये सारी आपके सामने जो है वो लिखी हुई हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी को मैंने LCD लिख दिया, ये LCD लिक्विड, और उसके बाद जो है वो ये क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है ना। तो ये वो नहीं है, ये LCD का मतलब ये है कि हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक हो गया। और इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इक्वल होती है नंबर ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय लेंथ, ठीक है, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ के इक्वल होती है। और अगर यहां से आप लैम्डा जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं, सॉरी क्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये जो ds है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dq या q विच इज इक्वल टू लैम्डा ds होगा। आगे हम इसको इस्तेमाल भी करेंगे। उसके बाद दूसरी होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज इक्वल टू चार्जेस डिवाइडेड बाय एरिया। सरफेस आ जाएगी पूरी, यानी कि लंबाई भी होगी और उसकी चौड़ाई भी होगी, लंबाई तरफ चौड़ाई, आपके पास एरिया आ जाता है। तो अगर आपने चार्ज को एरिया पे डिवाइड कर दिया है, कि यानी कि यूनिट एरिया में, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि ये इतनी सी जगह है और इसका एरिया A है, इसमें जितने चार्जेस आएंगे Q, इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, चार्जेस को एरिया पे डिवाइड कर दूं, तो जो आंसर आता है वो हमारे पास होती है जी सिग्मा, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। तीसरी है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको आप रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होती है चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम के। अगर यहाँ पे ये स्क्वायर की बजाय या आपके पास ये सरफेस की बजाय वॉल्यूम होता है, एक बॉक्स होता है, डब्बा होता है, ठीक है, उसके अंदर कितने मैक्सिमम चार्जेस आ सकते हैं और उसके बाद उसका वॉल्यूम कितना है उस पर डिवाइड कर देंगे, तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। असल बात अब स्टार्ट हो रही है, ये है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस टॉपिक को समझने के लिए मेरा बेटा आपको सबसे पहले एक डायग्राम को जो है वो समझना है। डायग्राम मैंने अलग से बना दी है, आपकी बुक में भी दी हुई है, लेकिन वो थोड़ी 3 डायमेंशनल टाइप है, को तो ज्यादा क्लियर नहीं है, समझ नहीं आ रही। यहां पे बच्चे इसका कॉन्सेप्ट समझे। सबसे पहले आपको कहा गया कि ये आपके पास एक रिंग है। अब इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं, गर्ल्स या बॉयज जो भी देख रहे हैं, चूड़ियां तो देखी होंगी ना आप लोगों ने, जिसे आप बैंगल कहते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली एक चूड़ी है, ठीक है, गोल एक चूड़ी है, ठीक है। उसके किसी एक पॉइंट का उसने बता दिया कि ये एक छोटा सा पॉइंट मैंने ले लिया है और इस पर जो चार्ज है वो dq है, छोटी सी जगह इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो डेल्टा q होगा या dq होगा, और इसकी जो लेंथ है छोटी सी वो ds है, ठीक हो गया। अब यहां पे इस चार्ज की मदद से हमने एक पॉइंट P ले लिया अलोंग z एक्सिस। इस पॉइंट P पर मैंने इसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैंने फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पॉइंट से, जो पॉइंट P है वो बेसिकली इस पॉइंट से r डिस्टेंस पर मौजूद है। किस डिस्टेंस पर है जी बच्चे? r डिस्टेंस पर, ठीक है। और ये जो हमारे पास ओरिजिन O है इस बैंगल का या इस रिंग का, उसका जो आप अपनी जो आउटर सरफेस है या उसका जो एज है उससे जो डिस्टेंस है वो बेसिकली r है, विच इज इक्वल टू रेडियस, ठीक है। तो आपने इस पॉइंट पर बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और इसका बच्चे मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि इसकी जो वैल्यू होगी, जो इसका आंसर होगा वो हमारे पास होगा DE cos ऑफ थीटा। अब आप कहेंगे सर ये DE cos ऑफ थीटा कहां से आ गया? मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट बच्चे आप लोगों को देना चाहूंगा। मैं लिखूं कहां पे, एक तो जगह बहुत कम है। चलिए खैर, मैं यहां पे जो है वो लिखने की कोशिश कर रहा हूं। देखो बच्चे, मैं इसको जूम कर दूंगा। लेट्स सपोज ये x एक्सिस और ये हमारे पास जो है वो y एक्सिस है, ठीक है, और ये x एक्सिस और ये y एक्सिस आपने चैप्टर नंबर 4 के अंदर 9th में और चैप्टर नंबर 2 के अंदर फर्स्ट ईयर में रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स पढ़ी थी, या एक वेक्टर को किस तरह से रिजॉल्व करते हैं। ये देखो बच्चे, ये मेरे पास लेट्स सपोज एक वेक्टर है जी E, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है, और इसका जो x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट होगा वो होगा EX, और जो y एक्सिस के लॉन्ग इसका कंपोनेंट होगा वो होगा EY, ठीक है। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चे? इसकी वैल्यू फाइंड करनी है EX की। फिर मैं आपको बताऊंगा कि उस तरह से उसके साथ कैसे ये सिमिलर है, ठीक है। हमने EX फाइंड करना है, तो आपको पता होना चाहिए बच्चे cos थीटा किसके इक्वल होता है? cos थीटा विच इज इक्वल टू कर्ली ब्राउन हेयर। आपने एक जो है वो पढ़ा होगा, स्टेटमेंट पढ़ी होगी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। और अगर कुछ बच्चे उर्दू मीडियम वाले हैं तो उन्होंने भी, खार FSC तो सबने इंग्लिश में की होगी, उधर उन्होंने पढ़ा होगा ऊ कू अक, ठीक है ना। तो आपने याद रखेंगे जो हमारे पास cos थीटा होता है वो होता है कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कि बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बेस क्या है जी? बेस है हमारे पास EX, ठीक हो गया, और उसके बाद जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है हमारे पास E। और अगर मैं इसकी EX की वैल्यू फाइंड करना चाहूंगा तो ये इधर आके क्या हो जाएगा?
ई कॉज ऑफ थीटा के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? ये इधर आके शिफ्ट होगा तो ई कॉज ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू ई एक्स। ठीक हो गया बच्चे? अच्छा, ये इस पे मैं ज्यादा टाइम लगा रहा हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चीज है, बाकी तो आगे डेरिवेशन है, सिंपल है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। पंखा जो है वो बंद किया हो ताकि शोर ना हो, ये पसीना आ रहा है तो इसके लिए भी माजरत। अच्छा बच्चे तो अब यहाँ पे ई कॉस थीटा विच इज इक्वल टू ई एक्स जो है वो आ चुका है। अब यानी कि हमने ई कॉस ऑफ थीटा फाइंड करना है। क्यों? मैंने आपको ये बताया कि ये जो हमारे पास ई है इसका ये वाला कंपोनेंट फाइंड करना है। अब आप इसी डायग्राम को उठा के इस तरह से कर लें, इसके साथ मैच करें जरा। इस डायग्राम, इस एक्सिस के अलोंग ये हमारे पास ई है बेसिकली, तो इसका मतलब ये वाली साइड हमारे पास ये वाली बन गई है, ये लेंथ ठीक हो गया। और उसके बाद जो इसका एक्स कंपोनेंट है वो दरअसल जी एक्सिस के अलोंग है, तो ये वाला कंपोनेंट क्योंकि जी एक्सिस के अलोंग ही हमने फाइंड करना है, तो यहां पे इसलिए मैं लिख रहा हूं डी ई जी विच इज इक्वल टू डी ई कॉज ऑफ थीटा। इसको मैं और थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। देखो बच्चे, ये मेरा बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। इसका ये जो हमारे पास वेक्टर जा रहा है ये डी ई, ठीक हो गया। तो मैंने इसका कौन सा जी एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट फाइंड करना है। तो बच्चे जो बेस के अलोंग कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है? वो कॉज ऑफ थीटा वाला ही होता है ना। तो मैंने यहां पे इसको क्या लिखा है, ये हमारे पास डी ई कॉज ऑफ थीटा के इक्वल आएगा। तो अब यानी कि असल मुद्दे पे आते हैं। हमारा पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ ये है कि हमने डी कॉज ऑफ थीटा जो है वो फाइंड करना है, डी ई कॉज ऑफ थीटा हमने फाइंड करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बच्चे ये पता होना चाहिए ये डी ई कॉज ऑफ थीटा यानी कि ये हमारे पास वो वैल्यू है जो हमने फाइंड करनी है। इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसका नाम दे दिया है। अब आपको एक तो ये पता होना चाहिए डी ई क्या है, दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कॉज थीटा की वैल्यू क्या है। ठीक हो गया ना। तो सबसे पहले बच्चे मैंने यहाँ पे लिख दिया डी ई किसके इक्वल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। आपने जो है वो अगर आपको आपने चैप्टर लेक्चर नंबर 22 जो है वो लिया हुआ है तो उसमें आपको ये वैल्यू बताई गई है। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर के ये इक्वल होती है। और कॉस थीटा विच इज इक्वल टू जी ओवर जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर जी ये कहां से आ गया? आइए बच्चे मैं आपको समझा देता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सॉरी टू से मुझे बार बार पसीना साफ करना पड़ रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखा मैं चला नहीं सकता क्योंकि शोर ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए मेहनत हो रही है, आपने इससे सीखना ज़रूर है। मकसद ये है कि आपको सिखा सकूँ। अच्छा बच्चे, ये कॉस थीटा किसके इक्वल है? जी डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कहाँ से आया आइए चेक करते हैं। तो ये जो हमारे पास बच्चे कॉस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है? अगर मैं इसी के ऊपर कॉस थीटा लगाऊं तो मैं इसकी डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। ये जी हमारे पास इसी को मैंने रोटेट करके लिखा हुआ है, ये जी इधर आ गया, ये आर पर हमारे पास जो था इसका रेडियस वो यहाँ पे आ चुका है और ये स्मॉल आर हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, मैं इसको रेज कर रहा हूँ, ये जो फालतू है मैं इसको रेज कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉन्सेप्ट समझाना था वो आपको समझा दिया। ठीक हो गया बच्चे? अच्छा जी, अब हमारे पास अगेन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा करली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस ये है जी डिवाइडेड बाय आर, हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, ले जी सॉरी स्मॉल आर है, स्मॉल आर। ठीक हो गया जी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब आप कहेंगे सर जी आपने तो जी ओवर जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखा हुआ है और होल का स्क्वायर रूट लिखा हुआ है। तो बच्चे बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर आप इस r की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विच इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा और इधर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास r की वैल्यू जो है वो क्या बच जाएगी? जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू बच्चे क्या आ गई है? जी डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। क्लियर होगी यहाँ तक बात बच्चे? अब आपके पास डीई की वैल्यू भी आ चुकी है, कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू भी आ चुकी है। अब आपने इस वैल्यू को डीई की और कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देना है, यानी कि ये इक्वेशन हमारे पास बराबर होगी डीई कॉज ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू डीई की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। और साथ में हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ चुकी है? जी ओवर जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। क्लियर होगी बच्चे यहां तक बात? आगे चलते हैं जी। अब यहां पे ये क्यू है, इस क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? मैंने अगर आपको याद हो मैंने स्टार्ट में कहा था कि ये जो हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो होती है डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एस। लेकिन अगर मैं क्यू की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूं तो ये जो डी एस है ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लैम्डा डी एस विच इज इक्वल टू डी क्यू। तो मैंने क्या किया बच्चे? इस क्यू की जगह मैंने लैम्डा डी एस लिख दी है। क्लियर होगी बात बच्चे? ओके, उम्मीद है ये क्लियर होगी। आगे चलते हैं। यहां पे बटे के नीचे था आर स्क्वायर, और अगर आपको याद हो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है? मैंने लास्ट टाइम जो है वो मैंने आर की वैल्यू फाइंड की, लेकिन आप उससे एक स्टेप पीछे चले जाएं तो आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो यहां पे मैंने आर स्क्वायर की बजाय जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वैल्यू
पुट कर दिया और ये वाला फैक्टर एज इट जो है वो मैंने लिख दिया। ठीक हो गया बच्चे। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, ये जो ds है इसको सेपरेट कर दिया है और ये जो लैम्डा और z है इसको मैंने सेपरेट कर दिया है और ये z पावर z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, इसकी पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है और इसका ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो बच्चे 1 + 1/2 का जब आप एलसीएम लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो इस वजह से इस सारे को सिंप्लीफाई करके मैंने 3/2 लिख दिया। ये ds वैसे का वैसे। अच्छा, अब आपने एक कॉन्सेप्ट बच्चे समझना है, हम ये फाइंड कर रहे थे सिर्फ एक पॉइंट की, लेकिन क्या हमने सिर्फ एक पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है? नो, आंसर इज नेवर नो। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि हमने जो फाइंड करनी है वो पूरे रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इसका मतलब यह है कि मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस पूरे रिंग के लिए। ठीक हो गया। तो इसलिए मैं यह क्या करूंगा, अब मैं इसको कर रहा हूं इंटीग्रेट। अब आप एक चीज और यहां पे समझिए, S0 to S2 pi r, ये क्या चीज है? मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं इसको 0 से 2 pi r। 0 से मुराद यह है कि जब आपके पास डिस्टेंस 0 था और 2 pi r से मुराद यह है कि इस पूरे रिंग का हमारे पास जो डिस्टेंस बन रहा है, यानी कि इसका सरकमफेरेंस जो हमारे पास बन रहा है वो क्या होता है 2 pi r के इक्वल होता है। तो मुझे 0 से 2 pi r तक जो है वो इसको इंटीग्रेट करना है। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा de cos ऑफ थीटा को, और उसके बाद हमारे पास इसकी जो लिमिट्स होंगी वो 0 से 2 pi r, यानी कि मिनिमम वैल्यू से उसके पूरे रिंग का जो सरकमफेरेंस है वहां तक जाएगी। ठीक है। तो ये सारे कांस्टेंट्स से मैंने बाहर निकाल दिए। ये ds पर ये मैं इंटीग्रल जो है वो अप्लाई करूंगा और इसके बाद इसको करूंगा सिंप्लीफाई। अब ये बच्चे, ये जो ds है, मैंने क्या कहा 0 से कहां तक जाना है आपने? 0 से जाना है आपने 2 pi r तक। ठीक हो गया। गर्मी है बच्चे, मैं क्या करूं, मुझे बार बार जो है ना पसीना साफ करना पड़ रहा है। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो बच्चे मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी लैम्डा ये वाला। ठीक है, बल्कि यहां पे मैंने लिखा हुआ है। तो ये जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो 2 pi r इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मिनिमम तो 0 है तो वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैक्सिमम हमारे पास 2 pi r जो है वो वैल्यू आ गई है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, लैम्डा 2 pi r ये हमारे पास आ गया है। ठीक है। अच्छा, यहां पे बच्चे एक बात आपने समझनी है, मैंने यहां पे लिखी हुई है, ऑलरेडी मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। लैम्डा हमारे पास किसके इक्वल है? dq/ds के इक्वल है। और अगर मैं यहां से इन दोनों की वैल्यूज पुट करूं तो dq की जगह हमारे पास यहां पे क्या है? q चार्ज है। dq या q एक ही बात है, टोटल चार्ज होगा तो q होगा और एक छोटे से पोर्शन का चार्ज है तो वो हमारे पास dq होगा। अब यहाँ पे dq की बजाय हमारे पास टोटल चार्ज q है और टोटल डिस्टेंस हमारे पास 2 pi r है, पूरे रिंग का जो हमारे पास सरकमफेरेंस मिल रहा है। तो यहां से अगर मैं q की वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूं, 2 pi r यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके 2 pi r मल्टीप्लाई हो जाएगा तो q इज इक्वल टू लैम्डा 2 pi r विच इज इक्वल टू q। तो अब देखो बच्चे, ये वाला पूरा फैक्टर लैम्डा 2 pi r ये सारा किसके इक्वल आ गया? ये q के इक्वल आ गया। ठीक हो गया। तो ये सिंप्लीफाई हो चुका है, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर जो है वो आ गया है। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब यहां पे एक चीज दी गई है, ये वाला कॉन्सेप्ट, आखिरी जो पॉइंट दिया गया वो ये है कि z इज फॉर ग्रेटर देन r। इसका मतलब क्या है, जरा ये समझ लें बच्चे, कि अगर ये वाला जो डिस्टेंस है अगर ये वाला जो डिस्टेंस z है ये बहुत ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू दिस रेडियस r, देन इस पूरी वैल्यू का जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट बनेगा वो हमारे पास बन जाएगा 1/4 pi epsilon naught q/z²। ठीक हो गया बच्चे। ये आज का हमारा टॉपिक था। मैंने डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सारी बातें जो है वो आपको समझा दी हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सेकंड हाफ जो है वो करेंगे। मैं फिर से आपको याद दहानी करवाना चाहूँगा कि जो बच्चे चाहते हैं कि इनके मुझे PDF नोट्स जो है वो मिल जाएं, यानी कि आपको PDF नोट्स मिल जाएं, तो बच्चे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, जिसका नाम होगा फिजिक्स 101 बाय CH शहजाद साहिल। तो आप वहाँ पे उस लिंक को जो है वो ज्वाइन कर, उस लिंक की मदद से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। तो उस ग्रुप के अंदर आप मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा कि सर फलां टॉपिक के नोट्स चाहिए, तो बंदा नाचीज़ आपको नोट्स प्रोवाइड कर देगा। ठीक हो गया बच्चे। मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।